हेलो एवरीवन, बी ए लर्नर माय चैनल, इसमें आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक थॉर्नडाइक के प्रयास और जो भूल का जो सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है, वो शेयर करने जा रही हूँ। ये आपके टीचिंग एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जो थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, उसको थॉर्नडाइक ने 1898 में प्रतिपादित किया था। और यह जो सिद्धांत है, इसके द्वारा जो है पता लगाया गया था कि जो पशु हैं और जो मानव है, उनको सिखाने में प्रयास और जो भूल है, उनका विशेष महत्व है। थॉर्नडाइक ने बहुत से जो प्रयोग हैं वो जानवरों पर किए और ये जो सिद्धांत इन्होंने दिया है, इसको साबित किया कि जो है कोई भी जो सीखता है, पशु सीखता है या मानव सीखता है, वह पहले प्रयास करता है, त्रुटि करता है, उसके बाद ही वह चीज़ को ठीक करना सीखता है। इस सिद्धांत को संयोजनवाद और उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है, वो भी कहा जाता है। अधिगम में बहुत से अलग अलग क्रियाओं में संबंध स्थापित किए जाते हैं और संबंध स्थापना का जो कार्य है वो हमारा दिमाग करता है। जैसे हमारी कोशिश बढ़ती है, वैसे वैसे गलतियां जो हैं वो कम होनी शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार हम अपनी गलतियों से बहुत कुछ जो है सीखते हैं। इस सिद्धांत में उन्होंने कहा है कि जब कोई जीव नई परिस्थिति में किसी जीव को रखा जाता है, तो वह बिना सोचे समझे कई तरह के प्रयास जो है करता है और यह जो क्रिया है वह निर्धारक या दोषपूर्ण होती है। जब बार बार जीव को हालातों में, उसी हालातों में, जीव लिखा हुआ है, जीव आएगा यहाँ पे, उन्हीं हालातों में रखा जाता है, तो असफल जो क्रियाएं हैं वो कम हो जाती हैं और वो सफल कार्य करना शुरू कर देता है। वह अलग अलग कोशिश करता है, भूल करता है, उसके माध्यम से वह ठीक करना सीख जाता है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, उसमें यह भी बोला गया है कि प्राणी को जो संतुष्टि है तब मिलती है, उसके कारण उसे अभी प्रेरणा प्राप्त होती है कि मैं अगर ठीक करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, तो वह क्रिया को दोबारा से दोहराता है। और असफल विधि को थॉर्नडाइक ने प्रयास और जो भूल है उसके द्वारा सीखने का जो रूप है उसमें परिभाषित किया है। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था बिल्ली पर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर किया था। उन्होंने क्या किया था? इस सिद्धांत में उन्होंने एक बिल्ली को उलझन जो पेटी है उसमें बंद कर दी। बिल्ली को उलझन जो पेटी है उसमें बंद कर दिया। पेटी के बाहर उन्होंने एक मांस का जो टुकड़ा है वो रख दिया और परीक्षण शुरू करने पर जो बिल्ली है वो मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए उत्पाद जो है उद्यम मचाने लगी। दरवाजे को खोलने का प्रयास वह करने लगी, इधर उधर घूमने लगी। दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही उसने प्रयास करने शुरू किए, उछल कूद करनी शुरू की, अचानक से उसका जो पैर है चिटकनी पर जो है गिर गया, ऊपर पड़ गया। चिटकनी पर पड़ते ही जो पेटी का दरवाज़ा था वो खुल गया। बिल्ली ने बाहर आकर मांस का टुकड़ा खाना शुरू कर दिया। जब दूसरी बार उसी बिल्ली को वहाँ पर रखा गया तो बिल्ली ने फिर वहीं से गलती की, लेकिन कुछ समय बाद बार बार उसके साथ वह क्रिया करने के पश्चात उसने सीधा जो है चिटकनी पर पैर रखना शुरू कर दिया। अंत में वह सिर्फ एक ही प्रयास में दरवाज़ा खोलना सीख जाती है। और इसमें दो और की बात की गई है, दो साइकोलॉजिस्ट और थे। लाइट जो मॉडर्न है, उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। उन्होंने भी कुत्ते को एक पिंजरे में बंद किया और जो दरवाज़ा है, जिसका दरवाज़ा स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रहा था, कुत्ते ने बहुत प्रयास किए और अंत में दरवाज़ा जो है खोल लिया। और इस प्रयास और जो भूल का सिद्धांत है उसके क्या निष्कर्ष निकलते हैं? इसमें यह निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी जो नया कार्य जो है सीखने में व्यक्ति है वो शुरू में गलतियां करता है, तब वह ठीक ढंग से अपना काम करना शुरू करता है। संगीत के बाजे सीखने में, टाइपिंग सीखने में, लिखना सीखने में, या हमें किसी भी नई परिस्थिति में हमें डाला जाता है तो हमें इस विधि का सहारा लेना पड़ता है। हम गलतियां करते रहते हैं और फिर गलतियों से ही सीख जाते हैं। प्रयास और जो भूल के जो सिद्धांत हैं, उन्हें सिखाने के लिए आवश्यक जो तत्व हैं वो क्या हैं? किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? नंबर 1 पे है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम किसी चीज़ को लेकर मोटिवेट नहीं हैं तो हम
उस चीज़ को सफलतापूर्वक सीखने या उसे करने का प्रयास करेंगे ही नहीं। प्रेरणा के अभाव में इस सिद्धांत को जो सीखना है, इस सिद्धांत के अनुसार जब हम सीखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कठिन है। तो एक बंदे को सबसे पहले अभिप्रेरित करना पड़ता है। किसी प्रकार का जो तनाव है उसके अभाव में जो व्यक्ति है वो स्वयं को समायोजित करने में सफल हो सकता है। व्यवहार में कोई परिवर्तन उसके होता ही नहीं है, इसलिए जो अभिप्रेरणा है या जो प्रेरणा है उसके अभाव में सीखना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। दूसरा है भाषा। कोई भी जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए बाधा का होना आवश्यक है, नहीं तो व्यक्ति कुछ भी नहीं सीख सकता। यदि बाधा होगी ही नहीं तो वह सीधा कोई प्रयास करेगा ही नहीं, और बाधा होगी तो वह प्रयास कर करके उस बाधा को दूर करने का प्रयत्न करेगा और सीख जाएगा। निरर्थक अनुक्रियाएं। इस प्रयोग के दौरान मनुष्य कुल निरर्थक क्रियाएं करता है, बहुत सारी निरर्थक क्रियाएं करता है जिससे उसे कुछ नहीं मिलता, लेकिन यह धीरे धीरे उसके लिए सार्थक सिद्ध हो जाती हैं। उसे पता चल जाता है कि हमारी समस्या का समाधान हम किस तरह कर सकते हैं, किस क्रिया के द्वारा हम यह सीख सकते हैं। व्यर्थ जो क्रिया है उनको दूर करना। इस सिद्धांत में निरर्थक क्रियाओं को करते करते जो वह धीरे धीरे क्रियाओं को, अनर्थक जो क्रियाएं हम करते रहते हैं उनको धीरे धीरे दूर करना शुरू कर देता है और अंत में वह सही क्रिया कर लेता है। अचानक सफलता। इस सिद्धांत में अचानक सफल अनुक्रिया का ज्ञान होता है। इसमें वह धीरे धीरे प्रयास करता रहता है और अचानक से उसे सफलता मिल जाती है और धीरे धीरे वह सीख जाता है। चयन। असफल क्रियाओं में से ही वह सही अनुक्रिया का चयन करता है। स्थिरता। प्रयास करते हुए जो जीव है वो भूलों को कम करने के लिए अनुक्रियाओं के स्थान पर निरर्थक अनुक्रिया के स्थान पर सही अनुक्रियाओं को देखना सीख जाते हैं। उसमें स्थिरता आ जाती है कि अगर मैं इस चीज़ पर यहाँ पर पैर रखूँगा तो दरवाज़ा खुल जाएगा। बिल्ली ये सीख जाती है, लेकिन कुछ प्रयास करने के बाद कुछ गलतियाँ करती है, बार बार कहीं इधर उधर घूमती है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि यहाँ पैर रखने से दरवाज़ा। प्रयास और भूल सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता क्या है? हमारी शिक्षा में इसकी उपयोगिता क्या है? काम करके सीखना। यह जो सिद्धांत है वो विद्यार्थियों को अपने हाथ से काम करने का जो सिद्धांत है वो देता है, कि काम करके सीखने का जो मौका है वो देता है और वे बच्चे इसमें करके सीखते हैं। सरल से कठिन। यह जो सिद्धांत है इसके अनुसार जो विद्यार्थी है, अध्यापक उसको सरल से कठिन, ज्ञान से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर चलने को कहता है। यह जो सिद्धांत है वह यह नहीं कहता कि हमें बच्चे के सामने एकदम से कठिन परिस्थिति ना रख के धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ाना चाहिए और फिर उसे कठिन परिस्थिति में डालना चाहिए, ताकि वह सरल को करके उसका कॉन्फिडेंस बढ़े, वो मोटिवेट हो कि मैं ये कर सकता हूँ, तभी वह कठिन समस्या को हल कर पाएगा। लक्ष्य केंद्रित। हर क्रिया में एक लक्ष्य होता है और मनुष्य उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही प्रयास करता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार हमारे सामने लक्ष्य होना ही चाहिए, तभी हम मोटिवेट होंगे कि ये हमें ये चीज़ करनी है तो हमें ये मिलेगा। स्वयं अधिकार। इस सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी अपने आप सीखने की कोशिश करते हैं। उनके प्रयास में पहले तो बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जो कमी है वो कम होने लगती हैं और खुद पर उनका अधिकार हो जाता है। अभ्यास द्वारा सीखना। इसमें जो व्यक्ति है वो अभ्यास के द्वारा सीखता है और अभ्यास जो है वो व्यक्ति को कुशल बना देता है। अभ्यास के माध्यम से शिक्षक जो है वो बालक को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा जो है दे सकते हैं। सूझबूझ द्वारा सीखने में प्रयोग। सूझबूझ का इसमें बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया है कि सूझबूझ द्वारा सीखने से क्रिया में प्रयास और भूल जो विधि का है वो समावेश हो जाता है। इसके बिना सूझबूझ का प्रयोग नहीं हो सकता। सूझबूझ लगा के भी वह अगर कोई क्रिया करेगा तो ये नहीं है कि उससे गलतियां नहीं होंगी, शुरू में गलतियां होती हैं, फिर धीरे धीरे ही वह अच्छी तरह से करना सीख जाता है। कौशल का विकास। इस सिद्धांत के द्वारा छात्रों में जो कौशल है उनका विकास किया जा सकता है, जैसे नाचना, गाना, संगीत सिखाना, टाइप करना। नाचना एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही आता है। गा भी हम एकदम से परफेक्ट नहीं सकते, संगीत भी हम फटाफट से एकदम से नहीं सीख सकते, टाइप करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है।
तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो भी जो कौशल हैं, वो हमारे प्रयास और भूल जो सिद्धांत है उस पर आधारित है। अच्छी आदतों का विकास, यह जो सिद्धांत है इससे बालक में अच्छी जो आदतें हैं वो पैदा होती हैं, जैसे बड़ों का आदर करना, धैर्य रखना, मेहनत करना, सत्य बोलना, बड़ों का आदर करना आदि। तो इसकी उपयोगिता तो हमने बता दी थी कि क्या क्या होती है, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां भी हैं और उन त्रुटियों के बारे में बात करते हैं। इसमें यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार हर जो अधिगम है वो संभव नहीं है। कई बार प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती। हर चीज़ प्रयास और त्रुटि के माध्यम से नहीं सीखी जा सकती। इस विधि से स्थान जो नियंत्रण है वह बहुत कम होता है। इस विधि में समय और जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा लगती है, और जो व्यर्थ की हम जो कोशिशें बार बार करते हैं उसमें समय बेकार हो जाता है। यह जो है एक धीमी प्रक्रिया है। इसी कारण जो प्रतिभाशाली जो गॉड गिफ्टेड बच्चे हैं वो इसे कम पसंद करते हैं, क्योंकि वो तो फटाफट सीख जाते हैं। उनकी गलतियां तो नॉर्मल बच्चों के मुकाबले या मंदबुद्धि बच्चों के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा कम होती हैं, तो वो इसमें कम पसंद करते हैं। और मंदबुद्धि वाले बच्चे इसे ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो धीमी गति से सीखते हैं। यह जो है एक यांत्रिक विधि है। इस विधि से बुद्धि का है जो प्रयोग नहीं किया जाता। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जो बिल्ली है, बिल्ली के सामने ये रखा गया है, इधर खाना, इधर लीवर है और इधर डोर है। जैसे ही वो लीवर पर पैर रखेगी डोर खुल जाएगा और उसे खाना मिल जाएगा। यही जो है इन्होंने प्रयोग किया था बिल्ली पर। बिल्ली इधर उधर घूमती रहती है, जब वह इस लीवर पर पैर रखती है तभी दरवाज़ा खुलता है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ जाएगी, और आपके एग्ज़ाम में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने ही वाली है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।